नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज पूछेंगे कि 3 साल के लिए श्रम कानूनों को स्थगित करने की मांग के पीछे सरकारों की मंशा क्या है। एक तरफ जहां लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों का भूखे पेट खाली जेब पलायन का दौर जारी है, औरंगाबाद जैसे रेल हादसों में जान चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन से चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर मजदूरों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने 3 साल के लिए श्रम कानून स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार का तर्क है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने, निवेश और नौकरियां बढ़ाने के लिए कंपनियों को छूट देना जरूरी है। लेकिन श्रम कानूनों में बदलाव से मिल मालिकों, पूंजीपतियों को मनमानी करने की छूट मिलना भी तय है। विपक्षी दलों ने यूपी सरकार के अध्यादेश और श्रम कानूनों में बदलाव को मजदूरों के अधिकारों पर हमला बताया है। सीपीएम समेत 8 पार्टियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे में सवाल यह है कि श्रम कानूनों में बदलाव से क्या देश में मजदूरों का शोषण नहीं बढ़ेगा? पहले से ही परेशान मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होगी? सवाल यह भी है कि क्या कोरोना की आड़ में सरकारें मनमानी कर रही हैं? क्या पूंजीपतियों के आगे झुकती नजर आ रही हैं? और सवाल यह कि कोरोना वायरस का संक्रमण क्या सदियों के संघर्ष के बाद मिले मजदूरों के हक को छीनने का जरिया बन रहा है, लोकतंत्र को स्थगित करने का बहाना बन रहा है? ऐसे कई सवालों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी एसोचैम के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट वेद जैन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी C2 के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम कानूनों में बदलाव पर क्या कहा है। मिल कारखाने उद्योग फिर से तेजी के साथ आगे काम करें, ज्यादा श्रमिकों को रोजगार मिले और निवेश का रास्ता भी प्रशस्त हो। इसीलिए 1000 दिन के लिए श्रम अधिनियमों में छूट के साथ ये अध्यादेश लाया गया है। तो सरकार के अपने तर्क हैं और भी तर्क हैं जिस पर बात होगी। एसोचैम के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट वेद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे ही पूछ लेते हैं, जैन साहब, ये जो सरकार का रुख है कि सरकार ने कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों को फिलहाल 3 साल के लिए स्थगित कर दिया जाए, इससे निवेश बढ़ेगा, गतिविधियां बढ़ेगी। क्या सचमुच इंडस्ट्री ऐसे ही सोचती है? देखिए, इंडस्ट्री वो सोचती है जो राष्ट्र हित में हो और जो उस समय परिस्थिति हो। ये हम सबको मानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस ने एक अद्भुत सिचुएशन पैदा कर दी है जो एक्सेप्शनल है, जो आज तक कभी हुई नहीं है। और इसमें सभी को, देश में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो मालिक है, इंडस्ट्री में जो वर्कर है, जो काम करते हैं, सभी को मदद करनी है। सबको अपना अपना सहयोग डालना जो बहुत जरूरी है। और उसी के लिए जरूरी है कि हम इस परिस्थिति को समझते हुए आगे काम ऐसे करें जिससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े, देश की इकोनॉमिक हालत सुधर सके और देश में पैदावार बढ़े। और देश में पैदावार बढ़ेगी तो जो आम नागरिक है उसको सुविधाएं बढ़ेगी, उसका वेतन बढ़ेगा, उसको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी और मेडिकल में, हेल्थ में सब जगह इंप्रूवमेंट होगी कि सरकार को टैक्स मिलेगा, ये मिलेगा। हमने देखा कि 1.5 महीने से लॉकडाउन है तो आज की डेट में ना इंडस्ट्री के पास पैसा है, वर्कर की जेब में पैसा है। जी, सवाल पैसे का आप उठा रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि लोगों को पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा, कटौती भी होगी, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें हो रही हैं। तो पैसा तो रहेगा नहीं, मांग बढ़ेगी नहीं तो खरीद कहां से होगी? बहरहाल आलोक अवस्थी जी, आप चूंकि सरकार के प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं जो सत्तारूढ़ है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बनती है। इसलिए भी कि देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन BMS इस समय आपका ही है और मजदूरों के हक पे डाका डाला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में आज ये अध्यादेश की बात हुई है। क्या सफाई है आपकी? देखिए, आपको पता है कोविड-19 की वजह से प्रदेश और देश और विश्व की हालत खराब है। चाइना इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और एक अविश्वास की भावना आई है। जो महत्वपूर्ण जो हमने ये चेंज किया है यूपी के अंदर मजदूरों के वो हित में है
न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है, महिला श्रमिकों को कोई इसमें उनके सुरक्षा के कानून सुरक्षित हैं इसमें, और लेबर रिफॉर्म से प्रवासी श्रमिकों को, कामगारों को बड़ा फायदा होगा। उनको न्यूनतम जो रोजगार की गारंटी है वो भी मिलेगी। लेकिन हमको ये भी देखना होगा, जिस समय परिस्थितियां खराब हैं, तमाम कंपनियां बंद हो रही हैं, हमको चाइना से बड़ा निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ जो है लोक लुभावन नीतियां बनानी पड़ेंगी। लेकिन उससे श्रमिकों की को और अच्छा फायदा होगा, क्योंकि अधिक इंडस्ट्री आएंगी, ज्यादा काम होंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश, आलोक जी माफ करिएगा, मैं टोकना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। 8 घंटे काम, दुनिया भर के मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, भारत के संविधान ने उसका स्वागत किया, उसमें शामिल किया। 8 घंटे काम से ज्यादा अगर आप किसी से काम लेते हैं दिन में, या 48 घंटे एक हफ्ते में, तो यह मानवीय गरिमा से गिराने का काम है। आप 12 घंटे काम लेने की बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम पहले की तरह ओवरटाइम का डबल भी भुगतान नहीं करेंगे। ये कैसे मजदूरों के हित में है? आप गलत स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं मान्यवर। जो श्रमिक कानूनों में जो उनके काम के घंटे और जो उनकी न्यूनतम सैलरी बताई गई है वो सरकार दिलवाएगी, वो मिलेगी। लेकिन आपको जब अगर मिलें बंद हो जाएंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप श्रमिकों को कहां से देंगे? आलोक जी ये दो बातें हो गई। पहले तो जो है अध्यादेश में, वो 12 घंटे काम लेने की इजाजत है या नहीं, ये बता दीजिए। फिर ये कहिए कि हम गलत पेश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मिल बंद होगी या नहीं होगी, वो एक अलग मसला है। फिलहाल आपने इसमें 12 घंटे काम लेने की, 72 घंटे हफ्ते में काम लेने का प्रावधान किया है कि नहीं, ये बता दीजिए। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए। सारी बातें आपको परसेप्शन में समझ में आएंगी। अगर आप हाँ और ना में जवाब चाहेंगे तो डिबेट नहीं हो सकती। नहीं, डिबेट की बातें तो फैक्ट है सर। समझ लीजिए सर, ये फैक्ट बस जानना चाह रहे हैं, हम डिबेट नहीं कर रहे हैं आपसे। हम बहस बिल्कुल नहीं कर रहे, हम फैक्ट जानना चाह रहे हैं। क्या 12 घंटे दिन में और हफ्ते में 72 घंटे का प्रावधान है या नहीं है? आपको अजय जी बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि भारत में इस समय इंडस्ट्रीज की हालत बेहद खराब है। सर, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। वजह से बहुत स्थितियां खराब हैं। हम नए निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। सर माफ करिएगा सर, मैं फिर कह रहा हूं, आपसे बहुत अदब से कह रहा हूं सर, मैं आपसे बहुत अदब से कह रहा हूं कि मैं व्याख्या की बात नहीं कर रहा हूं। आप बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ फैक्ट जानना चाह रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि आपने इस अध्यादेश में 12 घंटे दिन में, एक दिन में, और 72 घंटे हफ्ते में काम लेने का प्रावधान किया हुआ है। ये कह दीजिए गलत है तो मैं कोई बात नहीं, मैं जो स्पष्ट कह रहा हूं, रोजगार मिले श्रमिकों को, ये सबसे बड़ी बात है। देश में और प्रदेश में निवेश आए, ये बड़ी बात है। इंडस्ट्री लगे वो अच्छी बात है। इंडस्ट्री लगेगी तो टैक्स आएगा, सरकार चलेगी, श्रमिकों के लिए तमाम लोक लुभावन कार्य होंगे, वो जरूरी है, आवश्यक है। या आप जो है हाँ और ना में जवाब देना चाहते हैं? हाँ और ना में नहीं, ये मजदूरों का, यानी आप चाह रहे हैं कि ये सारा काम हो, चाहे मजदूरों का खून चूसा जाए, चाहे उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जाए। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ और ना में मैंने जवाब ही नहीं चाहा। मनीष छब्बर जी, आप देख रहे हैं एक तरफ इंडस्ट्री के लोग क्या बोल रहे हैं और सरकार से जुड़े क्या लोग बोल रहे हैं, एकदम लगभग एक भाषा है। और वैसे में जो एक ऐतिहासिक संघर्ष से प्राप्त श्रमिकों के अधिकार थे, उनको क्या इतनी आसानी से कोरोना के नाम पर खत्म कर दिया जाएगा और सब शांत रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात मान के चलनी चाहिए, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो और सरकार का भी जो मंशा है कि यहाँ काफ़ी परेशानी है, इंडस्ट्री अभी रुकी हुई है, बिल्कुल पिछले 1.5 महीने से सब कुछ अस्त व्यस्त है, तो उसको वापस पटरी पे लाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली है, जिसका जवाब सरकार देना नहीं चाहती है, वो ये है कि हर काम में आप श्रमिकों को, जो अनऑर्गेनाइज लेबर है या ऑर्गेनाइज लेबर है, वहाँ से शुरुआत क्यों करते हैं? आप दूसरी तरफ से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अड़चन, देखिए इस सब के पीछे मूल भावना क्या है? मूल भावना ये है कि उत्तर प्रदेश और कई और स्टेट्स का ये मानना है कि चाइना से अभी बहुत इंडस्ट्री अपना वहाँ से उठेगी और बाकी कंट्रीज में जाएगी। 1000 के करीब लोगों का मानना है, मुझे नहीं लगता इतना होगा, लेकिन चलिए हम मान के चलते कि 1000 कंपनीज वहाँ से हटेंगी। लेकिन सिर्फ लेबर लॉज आपने खराब कर दिए, ठीक कर दिए, उस वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री यहाँ आ जाएगी, वो तो होने वाला नहीं है। सबसे ज़रूरी इंडस्ट्री के लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ज़रूरी इंडस्ट्री के लिए होता है लैंड, सबसे ज़रूरी इंडस्ट्री के लिए होता है चीप इलेक्ट्रिसिटी और एडुकेट इलेक्ट्रिसिटी।
इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें आपकी ठीक है या नहीं, ये चीजों पे तो कोई बात कर नहीं रहा। आपने शुरुआत कर दी जो सबसे लो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी उसकी। अभी कर्नाटका में क्या हुआ हम सब ने देखा। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग की सीएम ने, और वहाँ रियल एस्टेट जो बिल्डर्स हैं उन्होंने कहा जी आप जो माइग्रेंट लेबर है ये हमारे लिए जरूरी है, इनको वापस मत भेजिए, आप इनको रोकिए। ये जरूरी है कि काम वापस होना चाहिए, जो रुकी हुई इंडस्ट्री है उसकी, उसको जरूरत है लेबर की, और अच्छे लेबर की जरूरत है। लेकिन आप ये सारा जो ठीक रहा है लेबर के सिर पे फोड़ के आप कहते हैं कि सब वापस ठीक हो जाएगा, कोरोना का इलाज हो जाएगा, जो कोरोना से नुकसान हुआ है, कोविड से नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। मुझे लगता है सरकार बहुत गलत तरीके से एक ठीक काम करने की सोच रही है। यानी एक गलत तरीका है। और सबसे बड़ी बात, आप लोकतंत्र को स्थगित तो नहीं कर सकते। वेद जैन जी, ये कोई नई बात नहीं है। लेबर रिफॉर्म की बात पहले से होती रही है। मजदूरों को हटाने का, यानी हायर एंड फायर का अधिकार बहुत दिनों से मांगा जा रहा है। क्या ये ना माना जाए कि कोरोना संकट दरअसल एक मौका है जिसकी आड़ में मजदूरों के शोषण का पूरा जरिया इंडस्ट्री बना लेना चाहती है और तमाम उन नियमों से आज़ादी चाहती है जो उसके हाथ बांधते थे? देखिए, ये एक सोचने के दो तरीके हैं। जैसे कि अभी प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये लेबर के साथ इनजस्टिस हो रहा है और ये वो फक्त एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए कोरोना का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये एक सोचने का तरीका हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है एक दूसरा तरीका भी है सोचने का कि उत्तर प्रदेश आज एक बहुत बड़ा प्रदेश है। आज की डेट में जितनी बड़ी जनसंख्या है सभी को रोजगार नहीं मिलता। बहुत लोग कैजुअल लेबर, डेली वेजेस में लोग इधर से उधर भटकते हैं, बहुत सारे पलायन करते हैं। अब उन सबको रोजगार देने के लिए उनको पलायन नहीं हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाए, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि देश में प्रदेश में इंडस्ट्री लगे और कारोबार बढ़े। कारोबार बढ़ेगा तभी इंडस्ट्री आएगी, तो तभी रोजगार मिलेगा। अब रोजगार मिलने के लिए कोरोना से चाइना के प्रति कुछ ना कुछ एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है और उस अविश्वास की भावना का फायदा उठाने के लिए यूपी ने एक कदम उठाया कि भाई हम इसका लेबर लॉ में रिफॉर्म करके कुछ सुधार कर देते हैं। टेम्परेरी 3 साल के, उन्होंने ये नहीं कहा परमानेंट सुधार के लिए किया है। अब जो प्रवक्ता है लेबर यूनियन के, उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि आपने लेबर से ही क्यों शुरुआत की, बाकी भी काम कर रहे थे। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आज की डेट में आपने अभी जिनकी बात सुनी थी वो पत्रकार हैं, वो प्रवक्ता नहीं है लेबर उसके। बहरहाल हम अब वो जुड़ गए हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय सीटू के। उनसे पूछ लेते हैं, जो आप कह रहे हैं उनका भी तर्क आना चाहिए। वो हमारे साथ फोन लाइन से ही जुड़ पाए हैं। स्वदेश जी, 3 साल का ही मामला है ऐसा एसोचैम के प्रतिनिधि कह रहे हैं। एक टेम्परेरी मसला है और इंडस्ट्री जब उभर जाएगी तो चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। आखिर इसमें आपको दिक्कत क्या है? फर्स्ट आपको देखना है ये जो कि तनख्वाह नहीं देंगे काम करो, मतलब है आपको 12 घंटा काम करना है, 8 घंटा का तनख्वाह देंगे, 4 घंटा मुफ्त में आप काम करो। ऐसा हमला जब होगा जाहिर है कि इसके खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे। इसलिए वो आवाज बंद करने के लिए लोगों का जबान में लोको प्लस डाल दो, यानी सारे लेबर लॉ सस्पेंडेड कर दो ताकि किसी का कोई अधिकारी ना रहे। ये किस तरीका का जो पुराना जमाना का जो फ्यूडल या जो बारबारिक अटैक हम ट्रेड यूनियन मानते हैं। और जितना हो जितना लेबर लॉ इस देश और दुनिया में है उसका लिखित इतिहास है कि वो कोई किसी का देन नहीं है। मेडे से लेकर एवरीथिंग डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए ही, यूनिटी के जरिए ही मजदूरों ने हासिल किया। और आज अगर सरकार ने जो इस तरीके से जबरदस्ती करके अगर उसको हटा देंगे वो हम मानेंगे नहीं, मजदूर मानेंगे नहीं, कोई मान नहीं सकता। जैसे एक उदाहरण देखो, आदेश आ गया कोई घर से निकलेंगे नहीं, हजारों लाखों माइग्रेंट वर्कर पैदल चल पड़ा। लाखों तुम्हारा सरकारी ऑर्डर है कि ऑर्डर जो आएगा, आदेश जो आएगा, निर्णय जो होगा उसमें अगर कोई तर्क है, जान है, फेयरनेस है
तब लागू होगा, अगर फेयरनेस नहीं है वो लागू नहीं होगा। स्वदेश जी, निश्चित रूप से हम बता रहे हैं स्वदेश जी, लेकिन ये भी तो सही बात है जो तर्क आ रहे हैं इंडस्ट्री की ओर से या जो सरकार की ओर से कि भाई संकट है, कोरोना का संकट है, पूरी दुनिया में संकट है, भारत भी संकट में है और चीन में इस समय जैसी स्थिति है कि इंडस्ट्रीज को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो इसका फायदा उठाने के लिए मजदूरों को भी थोड़ी कुर्बानी देनी चाहिए। इस तरह के तर्क हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई मजदूरों ने, आपने जो करोड़ों माइग्रेंट वर्कर ने जो कुर्बानी दिया है आपने देखा या नहीं? कोई दुनिया में अभी और देखना बाकी है क्या? और इससे भी कुर्बानी चाहिए। आप तनख्वाह नहीं दोगे, कोई अधिकार नहीं दोगे, रहने का जगह नहीं दोगे, घर में नहीं पहुंचाओगे, ट्रेन कैंसिल कर दोगे। आप देख रहे हैं जो कोरोना का नाम में ये तो एक आटर ब्लैकमेलिंग का चल रहा है कि कोरोना का नाम में जो मर्जी चालू कर दो। जो आपने बिजनेस करना है आप बिजनेस करो। आप एक्सीडेंट, अभी दुनिया धराधर एक्सीडेंट हो रहा है और आप बोलते हैं कि सेफ्टी कानून जो फैक्ट्री एक सस्पेंड कर दो। ये जो आप मांग रहे हैं इसका मतलब क्या है कि 12 घंटा एवं समझते हैं लेबर लॉ चेंज करके आप क्या फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करने चाहते हैं जी? लेबर लॉ चेंज करके उसके साथ इसका क्या संपर्क है भैया? व्हाट इज द इकोनॉमिक रिलेशन विद दैट? ठीक है स्वदेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आएंगे तो अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। बने रहिए राजनीति में, एक छोटा सा ब्रेक। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। राजनीति में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम राज्य सरकारें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, श्रम अधिकारों को या श्रम कानूनों को स्थगित करके 3 साल के लिए चाहती है कि इंडस्ट्री बेहतर स्थिति में पहुंचे, उत्पादन बढ़े, काम बढ़े और निवेश आए। क्या सचमुच इतना सीधा फॉर्मूला है? हमारे साथ बहुत से प्रतिनिधि जुड़े हैं, सरकार के भी और इंडस्ट्री के भी और मजदूरों के भी, और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आलोक अवस्थी जी, आपसे पूछना चाहेंगे। आप यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मैंने पहले भी याद दिलाया था कि बीएमएस इस देश की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन है और आपने, यानी आपकी सरकार ने वहाँ पर जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसको ही स्थगित करने की बात कही है। ये भी एक फैक्ट है। हो सकता है आप हाँ और ना में जवाब न देना चाहें, लेकिन आखिर मजदूरों से ही जो इतनी ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, लगातार लॉकडाउन में आप विजुअल्स देखें अगर टेलीविज़न पे तो आपका कलेजा मुंह पे आएगा, और उन लोगों को अब आप उस मानवीय गरिमा से भी गिराना चाहते हैं जो उन्होंने लंबे समय से, लंबे संघर्ष से हासिल किया, चाहे वो संगठित होने का, चाहे वो अपने 8 घंटे काम के अधिकार का। देखिए, मुझे अगर आप बोलने का अवसर देंगे तो जी बोलिए आप। अगर आप फैक्ट पे बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम जवाब दे नहीं सकते। जी बोलिए। आपने देखा होगा लेबर लॉ में सबसे अधिक कठिन कानून बंगाल में थे। आज बंगाल की स्थिति क्या है? वहां पे इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं है, सब चली गई है। तो क्यों उन लेबरों को कैसे काम मिल रहा है? अब वो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। आज कोविड-19 की वजह से 20 लाख से अधिक मजदूर जो है वापस लौट रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम अगर उन मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, हम अगर नई इंडस्ट्रीज को आने की वो दे रहे हैं और उनके लिए सहूलियत दे रहे हैं, उसमें कहीं से भी हम किसी भी मजदूर के हितों को चोट नहीं पहुंचने देंगे। तो आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मजदूरों का घर चले, उनको काम ना मिले वो अच्छा है या उनका घर चले वो अच्छा है? आप ये मुझे बताइए। इसलिए जो भी आप तर्क दे रहे हैं या शब्दों के जाल में बुन करके आप सरकार को कोस रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं इसके करने के लिए। आलोक जी माफ करिएगा आलोक जी, ये शब्द जाल नहीं है, ये भारतीय संविधान के संकल्प हैं।
मैं शब्द जाल नहीं बोल रहा हूं। आप कह दीजिए कि हम नहीं मानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। ये शब्द जाल नहीं है, माफ करिएगा, फिर कह रहा हूं, ये शब्द जाल नहीं है आलोक जी, ये भारत के संविधान के संकल्प है। आप इतने हल्के तरीके से इस पे बात नहीं कर सकते। ये डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, आप इस तरह से बोलेंगे? मजदूरों को 8 घंटे काम, मजदूरों का 8 घंटे काम, पूरी दुनिया के मजदूरों ने संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ये बहुत बड़ा मूल्य रहा है, वायदा रहा है, आप उसको शब्द जाल बोल रहे हैं? चलेगा और गरीबों को रोजगार मिलेगा, देश चलेगा। यानी ठीक है, तो आप सीधे कहिए कि हम भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, मजदूरों के हक में जो बातें हैं उसे हटाना चाहते हैं। एक सवाल, ठीक है, मैं समझ गया। एसोचैम के प्रतिनिधि वेद जैन जी हमारे साथ हैं। वेद जैन जी, आखिर यह सवाल क्यों न किया जाए कि जो अधिकार बड़ी मुश्किल से मिले हैं, आप किसी संकट के समय आप इस तरह से उनको नहीं छीन सकते, खासतौर पर जो सबसे नीचे है, मजदूर इस देश में सबसे कमजोर स्थिति में है। इस समय आप देख रहे होंगे टेलीविजन की तस्वीरें और अखबारों पर, और आप उन्हीं पर, यानी जो पैसा आप उन्हें देना चाहिए था, चाहे ओवर टाइम के नाम पर या जो भी, आप उसको नहीं देना चाहते। और जो 8 घंटे काम का प्रश्न है वो इसलिए भी है कि एक मनुष्य ताजा दम होके दूसरे दिन ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। आप 12 घंटे काम लेंगे तो उसकी कार्य क्षमता भी घटेगी। ये पूरी दुनिया में मैनेजमेंट का ही, आपके मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स के मसले में ये चीज प्रूव हो चुकी है। गलत उपयोग कर रहे हैं, देखिए, साफ आरोप है आपके ऊपर। जी वेद जैन जी बोलिए। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लॉकडाउन के पीरियड में जो मजदूरों की परिस्थिति हुई है, जो मजदूरों के साथ दिक्कतें आई हैं और जो देखा गया है और आपके टेलीविजन पे या और भी चैनल ने जो दिखाया है, वो अपने आप में एक दर्दनाक है, काफ़ी भयानक भी लगती है और उनकी पूरी सहानुभूति है, वर्किंग है। अब आप इस परिस्थिति को बड़े इम्पार्शली और इंडिपेंडेंटली एज ए इकोनॉमी के एंगल से सोचिए। आप देखिए, अगर किसी के पक्ष और विपक्ष में खड़े होकर सोचेंगे तो आप दोनों तर्क मिल जाएंगे, पक्ष और विपक्ष के। लेकिन आप अगर एज ए राष्ट्र हित में, इकोनॉमी के ओवरऑल इंटरेस्ट में सोचेंगे तो आपको कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 24 मार्च को हमने लॉकडाउन सरकार ने अनाउंस किया, क्यों किया? सबको पता था कि तकलीफ आएगी, नौकरी पे भी दिक्कत आएगी, पैसे नहीं मिलेंगी, खाना नहीं मिलेगा, जाना नहीं मिलेगा, लेकिन एक हेल्थ का इशू ऐसा आ गया कि जान है तो जहान है। उस इशू पे ऐसा इशू आ गया कि हम सब ने मिलकर फैसला किया कि जान जरूरी है, तो आज की डेट में लॉकडाउन कर देते। अब जब हमने 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद वर्किंग की तो अब लगा कि जान के साथ जहान की भी जरूरत है, तो हमने उसकी वर्किंग के लिए भी बारे में काफ़ी बातें हुई और काम हुआ। अब उसी विषय को आप इकोनॉमी के एंगल से सोचिए कि एक उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, वैसे तो भारतवर्ष में है, इतने बड़े प्रदेश में आज की डेट में अगर आप ये कहें कि 10% लोगों को या 25% लोगों को रोजगार मिले और 75% लोगों को रोजगार नहीं मिले, ठीक है, वो परिस्थिति बेटर हो। 1 मिनट दे दीजिए मुझे, वो परिस्थिति बेटर है। समय कम है वेद जी, बिल्कुल आपका यही कहना है कि काम रहे, लोगों को मिले, अभी अधिकारों की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे पास स्वदेश देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी फोन लाइन पर है, उनको समय थोड़ा सा देना होगा। स्वदेश जी, हर तरफ से यही मांग आ रही है, सरकार के प्रतिनिधि भी और इंडस्ट्री के भी, कि फिलहाल बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बचेगी ही नहीं तो रोजगार रहेगा ही नहीं, और फिर आप ये श्रम कानून वगैरह लेकर क्या करेंगे? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये बताया जा रहा है राष्ट्र हित में जंगल राज बना दो, सारे ट्रेड यूनियन आइन जितना है वो सस्पेंड कर दो। राष्ट्र हित में आप 12 घंटा काम करो, 8 घंटा का तनख्वाह देंगे, ये सारे राष्ट्र हित। और जो ये लाखों माइग्रेंट लेबर का जो हाल हुआ है उसको राष्ट्र का कोई सवाल नहीं है। जिन मालिक लोगों के साथ वो काम करता था, ऐसा जब राष्ट्र के सामने चुनौती आया, 1 सेकंड के अंदर उनको डिसोन करके लात मार के फेंक दिया रास्ते पे, घर से निकल दिया, तनख्वाह नहीं है, भूखा मर रहा है। जब अभी जो बेचारा वो जाने के लिए है और उन्होंने उद्योग खोलने के लिए एक बातचीत चल रहा है, तो बेंगलुरु में जो घटना हुआ है उसका बताया जा सकते उदाहरण है कि आप जबरदस्ती उनको ट्रेन से हम भेजेंगे, उनको चाहिए, यानी उनको आपको जरूरत है। आप जो बोल रहे हैं राष्ट्र हित में, आप उनको मदद कर रहा है, ये जो बोल रहा है
और जो देखने को क्या मिला, जब मजदूर बोले हम काम नहीं करेंगे, फिलहाल हमको घर जाने दो ना, तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको हमको चाहिए। ठीक, तो मजदूर के साथ वर्कर को आपको कारखाना चलाने के लिए दे आर दी बेसिक फैक्टर अगर है, तो संकट का घड़ी में उनको संरक्षण दे के जिंदा रखने के लिए आपका भूमिका कहाँ था? नंबर 1। बिल्कुल ठीक नंबर है। 2, मैं 12 घंटा के बाद 1 सेकंड के लिए किनारे में रख के मैं जानना चाहता हूँ कि सारे लेबर लो सस्पेंड कर देने से ठीक, प्रॉफिट, समय बहुत कम है जी, समझ गए आपकी बात। आखिरी टिप्पणी हम मनीष छिब्बर जी से ले लें, क्योंकि समय बहुत कम है, तेजी से बीत रहा है। मनीष जी, सारी बहस आपने सुनी है, आखिरी टिप्पणी आप, क्या मानवीय गरिमा मजदूरों के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं रह गई है? देखिए, मेरा ये मानना है जिस समय तो मजदूरों को ज़रूरत थी हमारी मानवीयता की, वो तो हमने दी नहीं। इंडस्ट्री भी पीछे हट गई, गवर्नमेंट भी पीछे हट गई। हमने देखा मजदूर सड़कों पे हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, रेल की पटरी पे उनकी जानें जा रही हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। अब जब इंडस्ट्री की दोबारा शुरू करने की बात है, और ये ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ आप मजदूरों से क्यों शुरू करना चाहते हैं? ये भी तो हो सकता था, एक तरीका था कि आप मजदूरों को एक जब आप लेबर लॉज को रिलैक्स कर रहे हैं, एक क्लॉज उस पर ये भी डाल देते कि आप छटनी करते समय मजदूरों को प्रॉपर नोटिस देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। जब आपने निकालना होता है, आप 2 मिनट में, सुबह आदमी काम पे आता है, दोपहर में उसको आप उसका उस आधे दिन की दिहाड़ी देते हैं और निकाल देते हैं। ठीक, तो आप कहीं पे यानी मजदूरों के प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर मशीनें चमकदार होंगी तो उत्पादन होगा, लेकिन मजदूर अगर कमजोर होगा तो मशीनों पर काम नहीं हो पाएगा। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजनीति में बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।